गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन ये पढ़ा था। अभी हम लोग आज आगे का पढ़ते हैं। अमंग द सार्क कंट्रीज कंसेशनल रेट ट्रैफिक रेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर 226 ट्रेड आइटम्स। तो सार्क कंट्रीज़ में हम लोगों ने 226 आर्टिकल्स के लिए कंसेशनल टैरिफ रेट यूज़ किया है, मतलब डिस्काउंट रेट। द कंसेशनल रेट्स रेंजेस बिटवीन 10% टू 100%। उसका जो डिस्काउंट का रेट है 10% से 100% तक रहता है। इंडिया गिव दिस कंसेशन टू 106 आइटम्स विच इज़ द हाइस्ट अमंग ऑल सार्क कंट्रीज। तो इंडिया इसमें से 106 आइटम्स को कंसेशन देता है, जो सबसे ज़्यादा है सार्क कंट्रीज़ों में। सिमिलरली अदर मेंबर कंट्रीज आल्सो गिव कंसेशनल रेट। बाकी के कंट्रीज़ में भी लोग कंसेशनल रेट्स देते हैं। टू एक्सप्लोर ट्रेड पॉसिबिलिटीज अमंग सार्क नेशन, द सार्क ट्रेड फेयर was held at Pragati Maidan in New Delhi on January 9 to 14, 1996। तो ट्रेड पॉसिबिलिटी सार्क नेशन में क्रिएट होने के लिए एक सार्क ट्रेड फेयर ये हम लोग ने किया था प्रगति मैदान दिल्ली में 9 जनवरी से 14 जनवरी 1996 तक। द थीम ऑफ द ट्रेड फेयर वॉज कॉपरेशन फॉर ग्रोथ। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ग्रोथ होना। सार्क नेशन डिस्प्लेड देयर वेरियस प्रोडक्ट एंड ऑल्सो देयर एक्सपोर्ट कैपेसिटीज इन दिस फेयर। तो सार्क नेशन ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए थे और उनकी कैपेबिलिटीज़ भी डिस्प्ले की थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहला, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। तो सबसे पहला क्या है? लोगों का वेलफेयर को सुधारना और क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन थ्रू रीजन वाइज कोऑपरेशन। सब जगह कोऑपरेशन होना चाहिए। तो उनको क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, मतलब फास्ट होनी चाहिए इन द रीजन थ्रू। और इसके लिए उनको क्या करना है? रीजनल कोऑपरेशन के जरिए उनको फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है। फिर टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और उसके बाद उनको सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी उनको फास्ट ग्रो करने का है। द प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कंडीशंस कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द मेंबर नेशंस। मेंबर नेशंस का आपस में जो सेल्फ रिलायंस है उनको प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम। तो अपने को क्या है? लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएट करना हर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, तो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कॉपरेट करना। टू स्ट्रेंथन कॉपरेट मेंबर नेम्स एट इंटरनेशनल फोरम्स सच एज WTO ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। बाद में मेंबर नेशन को स्टैंडर्ड करना, नेशनल फोरम जैसे WTO है। और ये किसके लिए करने का है? ये सबके लिए कॉमन इंटरेस्ट के साथ आपको करने का है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। टू कॉपरेट विथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट। बाद में अपने को इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेट करना है इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। बाद में अगला है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। अभी इनका इंट्रोडक्शन। ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चालू हो गया था 1916 में ईरान में। इट कंसिस्ट ऑफ इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो इसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला होती है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव वॉज टू यूनिफाई एंड कोऑर्डिनेट मेंबर्स petroleum policy to provide member state with technical and economic head। तो बेसिक ऑब्जेक्ट ये चालू करने का क्या था कि उनको पेट्रोलियम पॉलिसीज़ के बारे में पता चले और उनको टेक्निकल और इकोनॉमिकल हेल्प करे। द मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट देयर ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसी in order to stabilize the oil market and to help oil producers achieve a reasonable rate of return on their investment। The member countries उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसीज थी उसके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट करती थी। तो जिससे क्या होता था, ऑयल मार्केट में स्टेबलाइजेशन आता था और ऑयल प्रोड्यूसर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड रिटर्न मिल जाता था। द पॉलिसी इज ऑल्सो डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑयल कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू रिसीव स्टॉपेबल सप्लाई ऑफ ऑयल। द ऑयल पॉलिसी डिज़ाइन करके उनका ऑब्जेक्ट ये भी था कि जो कंज्यूमर ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं उनको कंटिन्यूस ऑयल मिलता रहे। एट प्रेजेंट इट हैज़ 111 मेंबर कंट्रीज। अभी उनके 11 मेंबर कंट्रीज है। ओपेक मेंबर नेशंस currently supply about 40% of the crude oil and 16% of natural oil। अभी ये ओपेक मेंबर नेशंस है, ये 40% वर्ल्ड का क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है और 16% नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। ओपेक हेल्प्स ऑयल प्रोड्यूसर्स टू अचीव अ रीजनेबल रेट। तो ओपेक जो है ये ऑयल प्रोड्यूसर्स को रीजनेबल रेट अचीव करने की मदद करता है। फर्दर इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। फिर वो सप्लाई को मैनेज करता है जिससे वो वर्ल्ड में प्राइसेस यूनिफॉर्म रखे। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग फ्लक्चुएशन दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेसिंग कंट्रीज। तो इससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन अवॉइड होता है। जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो परचेस कर रहे हैं उनके कंट्रीज में फ्लक्चुएशन अवॉइड होता है। देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द ओपेक कंट्रीज। तो अभी इंडिया का एक्सपोर्ट करने का शेयर बढ़ गया है एक्सपोर्ट कंट्रीज को। सऊदी अरेबिया इज़ द मेन मार्केट फॉर इंडियन गुड्स इन द ओपेक रीजन। अपना जो इंडियन गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में जाता है ओपेक रीजन में। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग डू नॉट गो टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाते। इनफैक्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ फ्री ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेडिंग ब्लॉक जो है ये फ्री ग्लोबल और इंटरनेशनल ट्रेड के अगेंस्ट है। They adversely affect the process of trade liberalization at the global level।
उनका एडवर्सली इफेक्ट होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन में. हाउएवर ट्रेड ब्लॉक आर आल्सो यूजफुल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर कंट्रीज. लेकिन ट्रेड ब्लॉक्स अपने को यूज़ होता है आप अपने कंट्रीज़ का के इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट करने में. EU is one popular and successful trade bloc which has brought the integration of economics of member countries. यूरोपियन यूनियन एक पॉपुलर और सक्सेसफुल ट्रेड ब्लॉक है जिसने अपने मेंबर कंट्रीज में इंटीग्रेशन किया है. ऑल मेंबर कंट्रीज आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग ब्लॉक. सभी मेंबर कंट्रीज को इस ट्रेडिंग ब्लॉक से बेनिफिट मिल रहा है. इन ब्रीफ ट्रेडिंग ब्लॉक हैज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट. और ब्रीफ में बोलेंगे तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं. आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो. आगे का पढ़ते हैं. इट इज़ अ मिक्स ब्लेसिंग. वो एक मिक्स ब्लेसिंग है. लेट अस नाउ ब्रीफली नोट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स. अभी हम लोग ब्रीफली देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट है ट्रेडिंग ब्लॉक से. सबसे पहला है ट्रेड क्रिएशन. इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीड्स टू ट्रेड क्रिएशन. इकोनॉमिक्स का ऐसा मानना है कि ट्रेड ब्लॉक के वजह से ट्रेड क्रिएशन होता है. दिस इज बिकॉज अ ट्रेडिंग ब्लॉक में रिमूव टैरिफ ऑन मेंबर नेशंस. क्योंकि ये ट्रेडिंग ब्लॉक टैरिफ को निकालता है मेंबर नेशंस के बीच में. एज अ रिजल्ट ऑफ हाई कॉस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द ब्लॉक कैन इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर नेशन. तो उससे क्या होगा, जिसके लिए प्रोडक्शन करना कॉस्टली होता है वो इंपोर्ट करता है. जिनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है उनसे ये इंपोर्ट करता है. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया देयर इज़ अ प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट. तो फ्री ट्रेड एरिया से क्या होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होता है और नेशंस ये कंपेरेटिव कॉस्ट का एडवांटेज ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक लीड्स टू इमेंस कंपटीशन बिटवीन फर्म एंड एंटायर ब्लॉक. तो ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर्म होने से क्या होता है, कंपटीशन है. ट्रेडिंग ब्लॉक से हाँ
जो भी फर्म्स में, जो भी कंट्रीज में फर्म्स है, उसमें कंपटीशन क्रिएट होता है. ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन दे एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इंक्रीजेस. तो एक अच्छी कंपटीशन होने की वजह से फर्म की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. दिस लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. इसके वजह से क्या होता है, प्राइस कम होती है और क्वालिटी बढ़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देयर कैन बी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने के वजह से क्या होता है कि अपने यहाँ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है. फर्म्स इन द रीजन विल ट्राई टू स्पेशलाइज इन देयर गुड्स एंड सर्विसेज विच दे आर मोर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. तो अभी हम लोग स्पेशलाइज होंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज में जिनको प्रोड्यूसिंग करना इजीली कैपेबल है. दिस लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इन ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल. तो इससे क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और उससे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल आ जाता है. The economic of large scale are partly passed on to the consumers in order to in form of lower prices. तो ये इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल है, इसका कुछ पार्ट हम लोग कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र करते हैं उनको प्राइस कम करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक कैन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन. तो ये ट्रेड ब्लॉक क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है उस पर्टिकुलर रीजन के. ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स फर्म इन द रीजन वुड बी इन पोजीशन टू प्रोड्यूस गुड्स एट अ लोअर प्राइस. तो इधर क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया तो इसके लिए क्या होता है, लोगों को सस्ते दाम में गुड्स मिलता है. दिस वुड इंक्रीज डिमांड विच इन टर्न वुड लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होगा. द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन. तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उस पर्टिकुलर रीजन का बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट. आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग पढ़ते हैं. ओके, इधर तक पढ़ के हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट. ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है. देयर कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है. इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इनडायरेक्ट इफेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज सच एज एंसिलरी यूनिट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में,
जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस में, उधर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी। एज द फर्म ग्रोथ्स दे वुड गो फॉर हायर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे ही फर्म ग्रो कर रहे हैं तो वो लोग अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उन लोग चूज करेंगे। अ पार्ट ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज फॉर research and development for the purpose of improving technology that will help to reduce prices and improve the quality। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ गया है वो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी और उससे प्राइस कम होगी और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। देयर कैन बी हायर इन्वेस्टमेंट। The member nation may reduce or remove restriction on investment। तो जो मेंबर नेशन से वो रेस्ट्रिक्शन को कम कर देंगे या निकाल देंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देयरफॉर देयर कैन बी इंक्रीज इन इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट। इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, विच इन टर्न वुड इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। फिर इससे क्या होगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रीजन का, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऑल्सो द रीजन वुड बी इन पोजिशन टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू ग्रोथ पोटेंशियल। और दूसरा, जो भी रीजन से वो बाकी के कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा उनके पोटेंशियल ग्रोथ के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल रिलेशन। ड्यू टू इंटीग्रेशन देयर कैन बी betterment of social and cultural relations in the region। तो इंटीग्रेशन के वजह से क्या होगा, अच्छे सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस होंगे रीजन्स में। द मेंबर कंट्रीज कैन इम्प्रूव द रिलेशन विथ ईच अदर थ्रू द एक्सचेंज एंड सोशल प्रोग्राम। तो जो मेंबर कंट्रीज है अपने रिलेशन इम्प्रूव करेंगे एक्सचेंज और सोशल प्रोग्राम से। दिस विल इनडायरेक्टली हेल्प फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा अपने रीजन के पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इम्प्रूव करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वुड हेल्प टू make better utilization of resources due to growth of region there could be optimum use of physical resources, human resources and financial resources। तो ग्रोथ के कारण क्या होगा, हम लोग रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है। द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज वुड इन टर्न लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म इन द रीजन्स। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अलग अलग एरियाज की बढ़ेगी। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। और एक छोटा सा पॉइंट है, जस्ट पढ़ देता हूँ। अगला पॉइंट है कंज्यूमर वेलफेयर। अ ट्रेडिंग ब्लॉक फैसिलिटेट्स कंज्यूमर वेलफेयर इन द रीजन। ट्रेडिंग ब्लॉक से क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फैसिलिटेट होता है वो पर्टिकुलर रीजन में।
ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज विच इन टर्न increases purchasing power and the people can enjoy high standard of living. तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, तो जिससे क्या है लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं. ऑल्सो ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक द कंज्यूमर्स में हैव टू पे लोअर प्राइजेस एंड एट द सेम टाइम एंजॉय हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को प्राइजेस कम होती है एंड उस टाइम उनको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. आप क्या करो, इधर तक पढ़ो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. नीतीश डुंगरे. ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू.